हुकूमत वक्त को कानून साजी करने की बड़ी जल्दी है। आज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मामले को सेनेट के हवाले किया गया, वहाँ पर हंगामा हुआ, एतराज़ हुआ। इसके अंदर कुछ तरामीम हैं जो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये कहना कि जो हमने मरदमशुमारी की है उसकी बुनियाद पर हम इंतखाबात करवाएंगे, MKM को तो मुतमईन करेगा, लेकिन इसके अंदर जो मामलात हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से कायरा साहब ने उठाए हैं कि भाई ये तो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। दोनों मामलात पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला व कानूनी अमूर, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास मतीउल्लाह जान मौजूद हैं, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनका भी बहुत शुक्रिया। हमारे पास सादिया अफजाल साहबा मौजूद हैं, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनका भी शुक्रिया। और आदिल अब्बासी साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू तारड़ साहब, क्विकली अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, हमारा तो ख्याल था कि काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है दस्तावेज़ात को, तनसीबात को, लेकिन ये अब डिस्कवर कर रहे हैं 2023 में कि कुछ झोल रह गए हैं, तो आपने कुछ उसको टाइटन करना, क्या हुआ? मेरा इस पे बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि 9 मई के बाद स्टेट का पैराडाइम चेंज हो गया। ये तसव्वुर में नहीं था। सैबोटाज की क्या डेफिनेशन है? सैबोटाज की ये डेफिनेशन है कि कोई भी शख्स, कोई भी ग्रोह आपकी कैपेसिटी कम कर दे एक्सटर्नल थ्रेट को रिस्पॉन्ड करने की। फॉर एग्जाम्पल 9 मई की शाम को अगर लाहौर पे BRB के उस पार से हमला हो जाता, कौन रिस्पॉन्ड करता? कोर कमांडर मौजूद नहीं थे, घर जल चुका था, फोर्सेस स्कैटर्ड थी, सैबोटाज। सो मैं ये समझता हूँ कि इवन साइफर वाला मामला देख लें, तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एक डॉक्यूमेंट आप घर ले जाएं। आपने हलफ लिया हो बतौर वज़ीर-ए-आज़म कि मैं कोई भी ऐसा मामला, तो पिछले साल मार्च में हुआ था। नहीं, दैट्स फाइन, बट एक इवेंट आइसोलेशन में तो नहीं है ना। दीज आर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स व्हिच हैव लेड द स्टेट एंड द पार्लियामेंट कि वो आज यहाँ पे खड़ी है कि वो कहती है कि ये स्टेट सिक्योर ही नहीं है। यहाँ पे सैबोटाज हो जाता है, यहाँ पे मुट्ठी भर जो है वो शरपसंद, वो हसास तनसीबात को निशाना बना देते हैं, आपको एक्सटर्नल थ्रेट पे वनरेबल कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है जो पैराडाइम चेंज हुआ है 9 मई के बाद, उसकी वजह से लिहाजा अब किसी जगह पर किसी भी शक की बुनियाद पर किसी भी शख्स की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो तलाशी ले सकते हैं, मशमूल आपके। देखें, ऑब्वियसली जब बाहर निकलेंगे हमें यहाँ पर शक है, आपको याद है जब ब्रिटेन में 7/7 के बाद पेस एक्ट आया था, पुलिस की पावर्स को इन्हांस किया गया था, सस्पिशन पे सर्च की पावर्स, अरेस्ट वारंट की पावर्स वो दी गई थी। कोई भी ऐसा इवेंट जब आता है जिसके लिए मौजूदा लेजिस्लेशन में गुंजाइश मौजूद नहीं होती कि इसको केटर करे, तो ऑब्वियसली ये तवाज़ुन के साथ इसको एक्सरसाइज होना है, बट ये दहशत गर्दों और शरपसंदों के खिलाफ एक्सरसाइज होगा। ये खुदा ना खास्ता जो शख्स अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें रखा किसी भी शख्स के खिलाफ नहीं, ऑब्वियसली, बट उसकी कोई ना कोई क्राइटेरिया, कोई ना कोई रूल्स बनेंगे। नून करनी हो तो फिर नहीं करनी। नहीं, देखिए हमने तो बड़ा हमने तो बड़ा हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं, पिक एंड चूज के प्रोसेस से। तो उसी पर तो हम हैरान हो रहे हैं कि इतनी, देखें आप लॉ बनाए लेकिन उसको जेनरिक ना रखें। लेट मी हियर आदिल योर टेक ऑन दिस। बहुत जनरलाइज्ड है, दस्तावेजात की डेफिनेशन तब्दील कर दी है। मतलब ये भी कहा कि जो डिजिटल कॉन्वर्सेशन है होता है वो भी दस्तावेज कंसिडर हो, यानी आपको किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया, अमूमन हम करते ही हैं। अब ये ना हो कि मैसेज जो है वो लोग रिकॉर्ड करना, हमारे फ़ोन देखने शुरू कर दें, इसमें क्या क्या है, इमेज बना लेते हैं, उसके इमेज बना के हम अपने पास रख लेते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे, वो भी इसकी खिलाफ वर्जी होगी। स्क्रीनशॉट की बात करें जी। एंड ऑल्सो इफ यू हैव नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास अगर किसी ऐसे बंदे का फ़ोन में स्टोर है, ये भी उसमें है। अच्छा, वो मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। नंबर भी नहीं रख मैं सादिक संजानी साहब से मुलाकात हुई पिछले दिनों, तो मैंने उनसे कहा कि जी ये आपने क्या किया है सेनेट के अंदर, ये जुमरात और ये सारी एक तवील फहरिस्त है, आप ये भी फैसिलिटी ले सकते हैं, ट्रैवल और एम्प्लॉयज़ और ये सारा। उन्होंने कहा ये सब कुछ तो पहले भी हो रहा था, एक फाइनेंस कमेटी एग्जिस्ट करती है, उधर से हम जो दिल चाहता है सेनेटर्स ले लेते थे। मैंने तो भाई उसको सिर्फ डॉक्यूमेंटेड किया, मेरा इतना कसूर है वो मैंने कह दिया कि जी ये मराहत अब इतने साल तक या ताहयात ये सब कुछ होंगी, आप लोगों ने शोर मचा दिया। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा था, लीगलाइज कर दिया, ये लीगलाइज कर रहे हैं। ये रज़ा रब्बानी साहब भी इस बिल के पीछे से गालिबन एज एक्स चेयरमैन, उनको भी कुछ मुराद मिलनी थी, सामने में ही आया था, पता नहीं। अब मुझे ये केस बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। साहब बराबर किया आपने आज उनके साथ, ये तमाम चीजें होती थी, समझ आ रही है हमें, सब चीजें होती थी, चली आ रही थी। आपको पता है एक्सेस लेना चाहें तो एक्सेस ले लिया जाता है, लेकिन अब उसको लीगल कवर मिल गया, लेकिन उसको लीगल कवर मिल जाएगा। इज दैट एन इशू कि लीगल कवर मिल गया? लेकिन वो हमेशा हर जाती हुई हुकूमत ना ऐसे कोई ना कोई काम कर जाती है। वो जो हम कहते हैं कि जमहूरियत का अलमबरदार लोग जो है वो खुद अपने इख्तियारात प्लेट में रख के दूसरे इदारों को सपुर्द करके जाते होते हैं। अब वो चीज़ें जिनसे अता तारड़ साहब की पार्टी खुद गुजरी है,
उसके बावजूद वही काम करना ऑब्वियसली समझ से बाहर है। लेकिन आई थिंक समझ से बाहर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शायद सियासी जमातों को अब ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर हमें ये यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद है, तो फिर हम हर जगह पे साइन करने को तैयार हैं। ठीक। और ये काम इन्होंने किया है, अपने इख्तियारात, अपने पावर्स उठाकर दे दिया। मती खामोशी से और मुस्कुराहट के साथ कुछ पता नहीं क्या सोच रहे हैं। मैं तो तारक साहब की बात सुन के कि इसका ताल्लुक 9 मई से है, साइफर से है, देखें आम आदमी को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मगर जो अदालतों में रोज़ खड़े होते हैं, जो पार्लियामेंट रोज़ कवर करते हैं, कम से कम उनको तो ये रीज़न ना बताएं आप। हम जानते हैं अच्छी तरह के नून लीग जितना क्लोज हो गई है, अब 1 पेज पे आ गई है, अब नया पेज है, 1 पेज है। उसके बाद जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के रोल को एक्सपैंड किया जा रहा है, पॉलिटिक्स में पहले ही था इस्टेब्लिशमेंट का रोल, अब क्योंकि वो इलीगल था तो उसके लिए भी एक कानून बना दें कि जो फ़ोन आते हैं खुफिया इदारों से कानून साजी के लिए, तो वो भी कानून में डाल देते फिर, क्योंकि वो पहले से हो रहा था। या मिसिंग पर्सन इसमें वैसे है कि आप किसी शख्स की आइडेंटिटी बता नहीं सकते, तो ये कहाँ के लिए से कि आपको कॉल कहाँ से कानून में मैं आपको बताता हूँ कि वजह ये हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट को जो एक इंक्रीज रोल मिला है इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर, इन्वेस्टमेंट भी इस्टेब्लिशमेंट ने लेकर आनी है, आईटी के सेक्टर को भी इस्टेब्लिशमेंट ने लीड करना है, ज़राई इनकलाब भी इस्टेब्लिशमेंट ने लाना है, तो वहाँ पे आने से पहले कुछ प्रोटेक्शंस नीडेड थी कि जो मीडिया की जो ग्लेयर है और जो डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करना मकसद था। तो ये लॉ इसलिए लाया गया है कि तमाम जो सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलर मीडिया और जर्नलिस्ट, उनके ऊपर एक चिलिंग इफेक्ट किया जाए कि जब ये ज़राई इनकलाब ला रहे होंगे, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम इंडस्ट्रीज में छक्के मार रहे होंगे और जब ये मादिनात निकाल जा रही होंगी $6 ट्रिलियन की, तो उस वक्त हमसे कोई सवाल ना करे, कोई डॉक्यूमेंट पास न रखे और किसी ऐसे डिप्लोमेट से ना मिले जो हमें नहीं पता वो जासूस है। ये रेंज ऑफ इम्प्लीकेशंस जिसको हम डिस्कस करें, इट मे और मे नॉट हैपन, लेकिन रेंज ऑफ इम्प्लीकेशंस, यू हैड अ पॉइंट एंड देन आई विल गो। नहीं, ये जो भी कह रहे थे ना कि फॉरेन एजेंट, इसका मैं बता रही थी कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास उसका एड्रेस है फोन के अंदर और नंबर भी है अगर, तो आपको भी पकड़ के लेके जा सकते हैं। एक बड़ा दिलचस्प है इसमें कि खुफिया एहलकारों, मुखबर या ज़राए की शनाख्त बताना जुर्म है। तो मियां नवाज शरीफ अगर वापस आ कहें कि मैं बताऊं मुझे क्यों निकाला, तो नाम नहीं ले पाएंगे। देखिए, मैं आपको पता था ना वो किन्होंने निकाला, उन्होंने बताना भी नहीं, उन्होंने नाम लिए थे, उन्होंने गुजरांवाला नहीं, इस कानून के तहत जुर्म हो जाता है। अब नहीं बताएंगे। देखिए, मैं ही कांट से इट कि मुझे क्यों निकाला। हर चीज का एक शान नज़ूल होता है। अब जिस तरह मती साहब ने बात की, जो अभी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, बाहर के ममालिक से भी जहाँ सिविलियन लीडरशिप मिल रही है, वहाँ मिलिट्री लीडरशिप भी मिल रही है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। सो आई थिंक उन एरियाज में जो प्रोटेक्शंस रिक्वायर्ड थी वो तो दी गई हैं, चले वो अपनी जगह पे। जो मैंने 9 मई की बात की, देखें ऐसा वाकया कभी तारीख में हुआ नहीं है और उसके रिपरकशंस क्यों नहीं हुआ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ, पीटीवी पे जो हमला हुआ, वो बड़ा वाकया था या मैं इससे बड़े कोट कर देता हूँ आपको, जीएचक्यू के ऊपर जो अटैक हुआ था, अटैक हुआ एपीएस पेशावर में जो अटैक हुआ, किसी सियासी जमात ने एपीएस पे अटैक नहीं किया, किसी सियासी जमात ने जीएचक्यू पे अटैक नहीं किया। ये पहली दफा था कि एक सियासी जमात ये काम कर रही है। आपकी हुकूमत को यरगमाल बनाया एक ग्रुप ने फैजाबाद पर धरना देकर, योर मिनिस्टर्स हैड टू रिजाइन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वो हुआ, मगर आज तक आप देखें ना क्या हुआ। फिर जुडिशरी मैनेज हुई, आज तक पीटीवी हमला केस जो है वो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है। हमने तो उसमें भरपूर एविडेंस भी दिया, हमने उसकी पैरवी भी की, बट पीटीवी हमला भी एक बहुत बड़ा इस मुल्क का सान्या। बट एक्सटर्नल थ्रेट की जब बात आती है, जो मैंने सैबोटाज की डेफिनेशन क्यों दी, मैंने इसलिए दी कि आप एक्सटर्नल थ्रेट पे वनरेबल थे। उस दिन अगर एक्सटर्नल थ्रेट आ जाता तो कौन रिस्पॉन्ड करता, हमें नहीं पता कौन रिस्पॉन्ड करता, मगर इसके लिए भी जिम्मेदार सियासतदान है ना, एक सियासी गिरोह ने ये हमले किए ना। सवाल ये है कि आपके एफआईए का इदारा है, पुलिस का इदारा, आप इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो कि आर्म फोर्सेस की इंटेलिजेंस, प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसने अफगानिस्तान में भी झंडे गाड़े हैं इंटरनेशनल, अब उनको आपने ये काम दे दिया कि यहाँ घरों में और गली मोहल्लों में की बात कर लेते हैं। जनरल रिजवान वाला जो इशू था, एस्पियोनाज की बात कर ले, और वो आपके अंदर से निकला ना, ताकत का इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स रिकवर करेंगे। अब ये काम रह गया, जो जिन 2 फौजी अफसरान को सजा हुई थी एस्पियोनाज पे, वो आपके सामने है केस नंबर 1। नंबर 2, कलभूषण भी पाकिस्तान के अंदर से पकड़ा गया, but they were punished when this law didn't exist. That's fine. इंटेलिजेंस का काम, but आप इसरार करें किसका दिफा करें, हम जरा दुनिया में इंटेलिजेंस का काम रेड करके अरेस्ट करना नहीं होता। इंटेलिजेंस का काम इंटेलिजेंस गैदरिंग। अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो फ्रैंकली वो कर भी सकते हैं, अगर इंटेलिजेंस लेकिन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और वो करते भी रहे हैं, क्योंकि हमें हमेशा बताया जाता है कि आईओबीज जो है सर वो उसका कितने हुए, कोई उसका एसओपी नहीं है, कोई लॉ नहीं है। अच्छा, अब आपने कहा कि इसको लीगलाइज कर दिया, ये कितना आपके ख्याल में डेंजरस हो सकता है? क्योंकि हम नहीं चाहते
कि हम सिर्फ मनफी जावी से इसको देखें, लेकिन तारीख बदकिस्मती से ऐसी है और हालात इस किस्म के हैं कि हमें फिर इन्होंने तो इंटरम लगा के चले जाना है जी, वो तो बाकी तो सारे मुल्क ने भुगतना है ना। और इंटरम कितना चलता है? हाँ, वो भी जरा इनसे पूछते ये भी हैं। जरा देखिएगा। बताइए। तो साहब बात थोड़ी सख्त है, लेकिन ये करते हैं यार, पाकिस्तान तो की एक इसीलिए रियलिटी बैठे हुए हैं यहाँ है। पे। पाकिस्तान की एक रियलिटी है। देखें, अब इससे भी आगे चले जाते हैं। यहाँ पर जो लेजिस्लेशन होती है, आपको अच्छी तरह पता है, चाहे वो एक पार्टी के मफाद में हो या दूसरी के मफाद में हो, अपने अपनी पावर के दिनों में यहाँ से पार्लियामेंट लॉजेस से लोगों को उठा के ले जाके कानून साजी करवाई गई है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ ये भी होता रहा है, और एक ऐसे मुल्क में जहां कानून साजी करने के लिए खुद लोग, आपके जो पार्लियामेंटेरियंस, वो तैयार बैठे होते हैं कि हमसे ये भी करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो, उस मुल्क में ये बहस करें, आइडियली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसे मुल्क में हम ये बातें कर रहे हैं जहां पर पूरी की पूरी पार्लियामेंट तैयार है कि ये करा लो, लेकिन ये शराइत पे करा लो। सो मैंने नोट रखा, मेरा मूड बनी, मेरी डिमांड पूरी कर दो, मुझे गवर्नमेंट में ले आओ। ये नोट जो दस्तावेज की बात करें उसकी। सो हम टू मच इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम समझ रहे हैं कि बहुत बड़े कोई डेमोक्रेट्स हैं जिनका वास्ता पड़ गया अचानक बुरे हालात से, और अब वो बेचारे मतलब उसूली लड़ाई लड़ते लड़ते गिर गए। क्या हम उनको बहुत ज्यादा ओवर पंच नहीं कर रहे हैं? मतलब मैंने सब शुरू की थी तला साहब, लेकिन Go ahead. आपने सर आप कर लेने नहीं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि मैं पॉइंट अपना रेज ये करना चाह रहा था कि एक ऐसे मुल्क में हम, एक बात। दूसरी चीज ये, यस आइडियली हमको तो ये आवाज उठानी चाहिए